हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो आपके डेली लाइफ के भी हैं और क्वेश्चन PYQ भी हैं और आप आज काफ़ी कुछ समझने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि क्या पृथ्वी पर सच में जल की कमी है। जो बोलते हैं बार बार कि जल की कमी हो गई, पानी बचाओ, क्या सच में जल की कमी है? ये क्वेश्चन है, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जल की कमी नहीं है क्योंकि जो आप पृथ्वी में या ग्लोब में ब्लू वाला पार्ट देखते हैं सारा, यह जल ही जल है। तो बताएं कमी कहाँ से हो गई भाई? कमी तो नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट क्या है, कौन से जल की कमी है, सारे क्वेश्चन आज डाल रखे हैं। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे जो आपके पेपर में आपके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। पृथ्वी पर जल कितनी मात्रा में है? तो यह 70% जो पृथ्वी का भाग है वह जल है और सिर्फ 29% स्थल है जहाँ पर लोग रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे हैं। 71% भाग होने के बाद भी जल की कमी कैसे हो गई, ये जानने वाले हैं आज। समुद्र का जल पीने योग्य है या नहीं? क्यों? जो जल का एक बड़ा भाग है वह समुद्री जल के रूप में है, तो वह पीने योग्य है या नहीं? सारी बातें यहीं सॉल्व हो जाएंगी, मिस्ट्री सुलझ जाएगी इसको समझ लिया तो। समुद्र का अधिकतर जल लवणीय है, नमक या सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक इसमें होता है, यानी कि जो समुद्र का जल है वह खारा होता है। अगर हम इसको पीते हैं तो एक बार तो कुछ नहीं होगा पीने से, 2 बार भी कुछ नहीं होगा, 3 बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार डेली जब इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारी हड्डियां गल जाएंगी। जो नमक होता है वह हड्डियों को गला देता है और हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से जो जल है समुद्र का वह पीने योग्य नहीं है और इस कारण बोलते हैं कि जल की कमी हो गई है। अब देखो, अलवणीय जल कहाँ कहाँ है? यह केवल नदियों में ताल, सोते, हिमनद और भूमिगत जल के रूप में है। हिमनद होते हैं बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और भूमिगत जल होता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अभी यहाँ पर एक वर्ड आया है लवणीय। यह क्या होता है, कैसे बताते हैं कि कौन सा पानी पीने का है, कौन सा पानी पीने योग्य नहीं है? सभी जानेंगे, दिक्कत तो लेनी नहीं है अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, लवणीय जल को कैसे मापते हैं? अब आ गया क्वेश्चन कि सैलिन वाटर को कैसे जानते हैं कि ये खारा है या ये सही है। देखिए, यदि किसी जल में 1000 ग्राम, जल वैसे लीटर में मापते हैं लेकिन यहाँ पर ग्राम की बात हो रही है, यदि 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण घुला हुआ है या 35 ग्राम नमक है, तो इसको समुद्री जल बोल देते हैं या इसको लवणीय जल के बराबर बोल देते हैं, सैलिन वाटर बोल देते हैं। इसे हम 3.5% लवणता के रूप में भी व्यक्त करते हैं। कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ है, अभी सारा हो जाएगा। अब देखो, आमतौर पर लवणीयता के स्तर इस प्रकार मापे जाते हैं। जो मीठा जल है या पीने योग्य जल है, बिल्कुल शुद्ध जल है, RO किया हुआ जल है, उसमें या तो अशुद्धियाँ होती ही नहीं है, लवण होते ही नहीं है, या 0.5% आधा प्रतिशत लवण होते हैं 1000 ग्राम पानी में, तो यह मीठा जल होता है। इसके बाद मध्यम लवणीय जल आधा ग्राम से 30 ग्राम तक प्रति 1000 ग्राम पानी में, अगर इतने लवण हैं तो यह मध्यम लवणीय जल हो जाएगा। अब लवणीय जल या अत्यधिक लवणीय जल किसे बोलते हैं? 30 ग्राम से ऊपर ऊपर 50 ग्राम यहाँ तक अगर लवण घुले हुए हैं तो वह अत्यधिक लवणीय जल हो जाएगा। समुद्री जल इसी कैटेगरी में आता है। तो यही कारण है भैया कि जो समुद्र का जल है वह पीने योग्य नहीं है। अगर आपके माइंड में एक बात आई है कि जब इतना सारा जल उपलब्ध है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो इस जल को साफ़ क्यों नहीं कर लेते? ये आपके माइंड में आना बेहद ज़रूरी है कि जब जल उपलब्ध है तो जल की कमी कैसे होगी जब 71% भाग जल का है। अब जो ये जल है यह खारा है, ऐसा नहीं है कि यह शुद्ध नहीं हो सकता है। आधुनिक RO मशीनें हैं जो वो शुद्ध कर देती हैं, लेकिन इतने सारे जल को शुद्ध करने के लिए जो खर्चा आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी या जितनी मशीनें काम करेंगी, जो लेबर होगी, इस पर अत्यधिक खर्च हो जाएगा। इसी कारण ऐसा बोलते हैं कि जो जल पीने योग्य है उसी को संभाल कर रखो, जिससे ऊर्जा भी खपत न हो और कोई समस्या भी न आए। इसी कारण से बोलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है आज के टाइम में, बस वही है कि जितना अभी अवेलेबल है उसी में बढ़िया करें। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र में उपस्थित जल पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत है? यह एक बड़ा हिस्सा है, 97.3% जल समुद्री जल के रूप में है। यानी कि ये मान लें आप 2.7% जल ही ऐसा है जो समुद्री जल के रूप में नहीं है, बाकी समुद्री जल है। जल का
वितरण किस प्रकार किया हुआ है, कहाँ कहाँ बंटा हुआ है जल। महासागर का आपने जान लिया, 97.3% महासागर में है। बर्फ छत्रक, छत्रक क्या होते हैं, छाते के आकार के या पर्वतों के, मान लो आप जो बर्फ बनी हुई है, पहाड़ हैं बर्फ के। ये 2% हैं, 97 और 2, 99 हो गया। बचा क्या भाई, कुछ पॉइंटों में बच गया। अब तो अंडरग्राउंड जल कितना है, अंडरग्राउंड वाटर हमारा 0.68% है। अब तो और भी कम बच गया। झीलों का एलेवन जल कितना है, 0.009%। वायुमंडल में जो वाष्प के रूप में है, जो बारिश होगी यहीं पर आ जाएगा, वह 0.0019% है। और नदियों में 0.0001%। इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लो आप, ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सको कि जल कहाँ कहाँ बंटा हुआ है। एक बात बता दो कि जल दिवस कब मनाते हैं, सभी को पता होगा ना, 23 मार्च को। पर्यावरण दिवस 5 जून को और जल दिवस 23 मार्च को। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है, आपकी तैयारी की टेस्टिंग कहीं भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, लेकिन क्वेश्चन चेंज है आपकी बार, नंबरिंग वही है। जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल किसे बोलते हैं। जल है जो, वह एक ऐसे चक्कर में घूमता है, आपके आसपास ऐसे घूम रहा है वो, अभी नहीं, आपके रूम में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये है, देखो हमारी पृथ्वी थलशाला यानी कि बेसमेंट के समान है। कैसे है, इस पर लगातार जल चक्र, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, ये 3 प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीनों चलती रहती हैं। अब होता क्या है, जो समुद्रों का जल है वह सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊष्मा से वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। दिखता नहीं है हमें, लेकिन यह कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। उठ गया, अब यह संघनन करेगा, यानी कि यह इकट्ठा होगा ऊपर जाकर। अब ये कठोर हो जाएगा, और जब ये कठोर हो गया, इसकी बूंदें बन गई, तो ये वायु में तो बिल्कुल तैर नहीं सकेगा, क्योंकि इसका वेट हैवी हो जाएगा और फिर इसको नीचे ही आना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस, बारिश के रूप में नीचे आएगा और फिर समुद्रों में इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं जल चक्कर। यहाँ से कई क्वेश्चन हो गए हमारे, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अभी देखो, जो महासागरीय जल है उसकी 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक तरंगे होती हैं, लहरें, एक ज्वार भाटा होता है और एक धाराएं होती हैं। हमें सिर्फ ये लगता है कि समुद्र का जल ऐसे बस चल रहा है, लेकिन ये 3 प्रकार की गतियाँ बांट रखी हैं। कौन कौन सी हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहला, महासागरीय तरंगे, ओशियन वेव्स क्या हैं। देखो, जब समंदर में गेंद फेंकी जाती है तो वह वापस आ जाती है। जब आपने कोई पिक्चर देखी होगी, मुंबई में आप गए हैं तो कभी, अगर कोई बच्चा खेल रहा है समुद्र में, अपनी बॉल फेंकता है तो वह तरंगों के माध्यम से दोबारा वापस आ जाती है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, तो इसको बोलते हैं महासागरीय तरंगें। तूफान में तेज वायु से विशाल तरंगें उठती रहती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, यानी कि धरती का हिलना, बैठ जाना, घट जाना, महासागरीय जल इससे अत्यधिक प्रभावित होता है, और इससे ही सुनामी भी आती है। कैसे आएगी वो देख लो। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगें जब उठती हैं तो उन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या है, ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो। अभी देखो, सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर ऊंचाई तक मापी गई है, और इसमें 700 किलोमीटर प्रति हावर की गति से तरंगें चलती हैं। कितनी स्पीड होगी देख लो। 2004 की एक खतरनाक सुनामी आपको याद होगी, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो। इससे अत्यधिक विनाश हो गया था। यह कई देशों में इसने नुकसान पहुंचाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है वह भी डूब गया था। इस पर एक मूवी बनी है द इम्पॉसिबल करके, मैंने भी हाल ही में देखी है, आप भी इसको देखें, काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बारे में 2 बातें और। 2004 की जो विशाल सुनामी थी, जो हिंद महासागर में आए भूकंप की वजह से आई थी, इसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 3 लाख से अधिक घर बर्बाद हो गए थे। क्रियाकलाप क्या होता है, किस प्रकार से यह घटना घटी थी। जो भारतीय प्लेटें हैं, कौन सी प्लेटें, खाने वाली प्लेटें नहीं, जो धरती के अंदर, धरती के निचले भाग में, भीतरी भाग में जो प्लेटें हैं, उनके नीचे लावा है जो लगातार उबलता रहता है, जिस कारण ये प्लेटें हिलती भी रहती हैं। ठीक है, लावा से खनिज बनते हैं, वो भी हमने टॉपिक कर रखा है, आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। अवसादी सेल वाला, कांतरी सेल वाला, सेल कैसे बनते हैं वो सब इसमें करा रखा है, आप देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी हुआ क्या कि जो प्लेटें हैं, भारतीय प्लेटें बर्मा की प्लेटों के नीचे धंस गई थी, 10 से 20 मीटर तक नीचे,
अब जब इतनी गहराई बन गई तो वो स्पेस बन गया, उसमें जल आ गया, जल ने वो स्थान भर दिया और यहाँ आसपास का सारा जल इसी में इकट्ठा हो गया। अब जब यह घटना हुई, जल नीचे बैठने लगा, तो इसको देखने के लिए लोग दर्शक बनकर आ गए, लेकिन उन्हें नहीं आना चाहिए था। अब वो नहीं रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ज्वार भाटा या टाइड किसे बोलते हैं? दिन में लगातार 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट को डुबो देता है तो वह ज्वार है, और जब वह वापस लोवेस्ट लेवल पर आता है, तट से पीछे हटता है, तो इसको भाटा बोलते हैं। और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ज्वार भाटे आते क्यों हैं? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट आता है तो अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे उच्च ज्वार भाटे आते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन तीनों एक सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, और सबसे उच्च ज्वार भाटे देखे जाते हैं। चांद का प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में सबसे कम ज्वार भाटे आते हैं। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटेगा और जब अमावस्या के बाद बढ़ेगा तो उसका स्टार्टिंग के वो डेज, उनको बोलते हैं चतुर्थांश। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। महासागरीय जल की तीसरी गति, जिसको बोलते हैं महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स, क्या होती हैं? निश्चित दिशा में समुद्री सतह पर नियमित बहने वाली धाराएं, जो कॉन्टिन्यूस बहती रहती हैं, उन धाराओं को बोलते हैं महासागरीय धाराएं। ये ठंडी भी होती हैं, गर्म भी होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं। फ़र्क क्या है? जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य से, भूमध्य कहाँ है भाई? बीच में है, जो विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। ये उससे ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। ध्रुव कौन सी हैं? जो ऊपर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इस प्रकार से गति करती हैं। लेकिन ठंडी धाराएं इसके ऑपोजिट, ध्रुवों या उच्च अक्षांश से, उच्च अक्षांश ऊपर हैं ध्रुवों की तरफ, जैसे 0, 15, 30, 90 तक हैं, तो उच्च अक्षांश से ध्रुवों की तरफ गति करती हैं दोनों साइड से। जो ठंडी धाराएं हैं वो लेब्राडोर में पाई जाती हैं, और जो गर्म धाराएं हैं गल्फ ड्रम में। गर्म से आप गल्फ ड्रम को जोड़ लेंगे। जहाँ गर्म और ठंडी दोनों धाराएं हैं वो मछलियों के लिए अच्छा क्षेत्र होता है। जापान के नज़दीक का क्षेत्र, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। परंतु कोहरे वाला हो जाता है वो जब दोनों धाराएं होती हैं, तो इस मौसम में नौकाएं नहीं चलती। अभी जब हमने बात की कि धाराएं उस तरफ से आती हैं या इस तरफ से जाती हैं, तो इसका कारण क्या होता है? ऐसा इसका उदाहरण है जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, आप करते हैं। इसको बोलते हैं संवहन या कन्वेक्शन। क्या होता है? जब आप पानी उबालते हैं तो ऊपर का पानी तो गर्म हो जाता है, लेकिन जब नीचे हाथ डुबो तो नीचे वाला पानी ठंडा होता है। या गर्मियों में अगर पानी का मटका या कोई बर्तन रखा है तो ऊपर वाला पानी तो गर्म हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला ठंडा होगा। एक बार की बात है, हमारे घर में मटका रखा हुआ था। एक व्यक्ति आया, बोला मुझे पानी दे दो। मैंने मटके में गिलास डाला तो मटके का पानी गर्म था। तो उन्होंने बताया कि इसके नीचे इसको पानी को घुमा दो और नीचे का पानी निकालो। मैंने नीचे का पानी निकाला तो नीचे का पानी बिल्कुल ठंडा था। तो यह इसी प्रक्रिया के कारण होता है। और जब हमने पिछला लेसन किया था कि गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, उसका स्थान नीचे ठंडी हवाएं आ जाती हैं उसकी जगह पर, तो उसका भी कारण यही है। और हमारा नीचे वाला कमरा बेसमेंट ठंडा होता है और ऊपर वाला जो फ्लोर है वो गर्म होता है। सभी ऐसी प्रक्रियाएँ कन्विक्शन यानी संवहन के कारण ही होती हैं। कंसेप्ट क्लियर? आज का क्वेश्चन आपके लिए, लवणीय जल में कितना सोडियम क्लोराइड मिला होता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कंसेप्ट कैसा था बताएंगे। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, देखो मुझे तो आना पड़ा, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, क्लास आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सच में आए हैं तो आप में सीखने की लगन है यार। ऐसे सभी लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते, पहले ही टाटा बाय बाय कर देते हैं। और अगर आपके जो अदर वर्क है उनको आप छोड़कर यहाँ तक आए हैं सीखने के लिए, तो सच में आप सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि सीखने वाले बहुत कम है दुनिया में। तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं, लेकिन जिसमें लगन है वो तो कर ही लेते हैं। चलो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। और हमारा जो द टीचर्स है वह भी इसीलिए कार्य कर रहा है कि जो लोग सीखने वाले हैं उनको सिखाया जाए। तो आप चैनल से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगली क्लास में।